नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, असिस्टेंट डीआई या फिर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, उनका बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि सर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसको कैसे पढ़ें कि बहुत इजिली वी कैन क्रैक इट। तो आज इसी संदर्भ में मैं एक वीडियो लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, डीआई जिसे आप कहते हो, असिस्टेंट डीआई, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। राजस्थान में जब भी कभी पोस्ट निकलती है तो वो निकलती है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नाम से, मतलब डीआई का ही अलग अलग स्टेट में नाम है। अब सवाल उठता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये चूंकि बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, सबसे अच्छी पोस्ट फार्मेसी मानी जाती है, इसके ऊपर डीसीजीआई है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने एक वीडियो, आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हाउ टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। उसमें मैंने पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में बताई हुई है कि बी फार्मे के साथ साथ शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस, और शेड्यूल सी में क्या क्या चीजें होती है, किस इंडस्ट्री का 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस ही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर आप देखें ताकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पूरा का पूरा आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पिछली वीडियो से देख लेंगे उसको क्या है। थोड़ा सा और भी आपको बता दूं कि बी फार्मा तो मिनिमम क्राइटेरिया है ही, उसके अलावा 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस कुछ स्टेट में मांगते हैं, कुछ स्टेट में नहीं मांगते हैं, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। चलिए, अब चूंकि ये एग्जाम बहुत रिप्यूटेड है, बहुत बड़ा भी एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए एफर्ट भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, आपकी मेहनत भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी होता है। तो ये जो सिलेबस मैंने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, स्मार्ट सिलेबस, यही सिलेबस आपका सिलेक्शन कराता है। देखो, अगर आप सिलेबस के ऊपर जाओगे तो पूरे सिलेबस, पूरा बी फार्मा का सिलेबस, वही सिलेबस आपके ड्रग इंस्पेक्टर में आता है, वही सिलेबस जीपैट में भी आता है, वही सिलेबस स्नाइपर में आता है, वही सिलेबस फार्मासिस्ट के एग्जाम में आता है। लेकिन जो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो क्या कहती है कि आपको एक सिलेबस खुद से भी डिजाइन करना चाहिए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो कैसे आएंगे। दिस ऑल सिलेबस आई हैव डिजाइंड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। मैंने जो भी एग्जाम दिए हैं, जो भी एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, एज ए टीचर जो मैंने सीखा है, अपने एक्सपीरियंस पे आई हैव जस्ट मेड दिस सिलेबस। उम्मीद करता हूं एंड आई एम श्योर इट विल 100% वर्क विथ यू। आपके ऊपर जरूर ये काम करेगी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर देखा जाए स्मार्ट सिलेबस में तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने इसको ऊपर रखा हुआ, आप नोटिस करो, नंबर 1 पे रखा हुआ है, फार्माकोलॉजी। So pharmacology is going to be the backbone of pharmacist exam, GPAT exam, नाइपर एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। ये आप ध्यान रखिए, फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके लिए मैंने बुक आपको रिकमेंड किया हुआ था केडी त्रिपाठी। ठीक है, केडी त्रिपाठी बुक आप पढ़िए, मैं किसी पब्लिशर का ऐड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी बुक बता रहा हूं आपको, केडी त्रिपाठी। इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केडीटी। इसको एमबीबीएस वाले भी बच्चे पढ़ते हैं, इसको नर्सिंग वाले भी पढ़ते हैं, फार्मेसी वाले भी पढ़ते हैं। तो चलिए, अब फार्माकोलॉजी पढ़ने का सही तरीका क्या है इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी को किस तरीके से पढ़ना है। देखो, फार्माकोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है क्लासिफिकेशन। किसी भी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, जैसे एंटी अल्सर्स है, एंटीवायरल, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। उसमें जो प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, सभी ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स का, और खास करके जिस कैटेगरी में जो प्रोटोटाइप, जो मेन ड्रग होती है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, तो उसमें निफेडिपिन है, तो निफेडिपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा साइड इफेक्ट्स, जो प्रोटोटाइप ड्रग है उन्हीं का साइड इफेक्ट्स आप याद करोगे। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब कि ग्लूकोमा में कौन सी फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है, ट्यूबरकुलोसिस में फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन सी होती है, सेकंड लाइन थेरेपी कौन होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस। अल्जाइमर्स डिसीज में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये सारी चीज आपको ध्यान देने वाली बात होती है। कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स आते हैं, मतलब ये 4 चीजें तो करनी है आपकी, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी का मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, सिंड्रोम्स, बहुत सिंड्रोम्स पूछा जाता है कि रेस सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ, रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ वैनकोमाइसिन। तो आपको सिंड्रोम्स ये है ना बड़े इंपॉर्टेंट, एक पेज पे लिख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं, चाहे फार्मासिस्ट एग्जाम हो चाहे डीआई एग्जाम हो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस,
ड्रग इंटरेक्शंस पूछ लिए जाते हैं कि वॉरफेरिन किसके साथ नहीं दी जा सकती है, टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम कंपाउंड के साथ क्यों नहीं देते हैं। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस आपको देख लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटीडोट्स या इसको बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट्स, यानी कि किसी भी ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो उसके अगेंस्ट में क्या देना। अगर पैरासीटामोल आपने ज्यादा खा लिया तो कौन सा कंपोनेंट दोगे, अगर आपकी बॉडी में लेड ज्यादा हो गया तो कौन सा एंटीडोट आप दोगे, अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो कौन सा दोगे, जैसे ईडीटीए है। तो इस तरीके से एंटीडोट की भी एक पेज पे लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। उसके अलावा वैक्सीन के बारे में पढ़ना है कि लाइव वैक्सीन क्या होती हैं, एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है, कौन सी वैक्सीन किस बीमारी में यूज होती है, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन होती है, ठीक है। ये सारी चीजें वैक्सीन के बारे में आपको याद रखना। कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है प्रेगनेंसी में, यानी कि प्रेगनेंसी में कौन सी दवा सेफ है या नहीं। जैसे क्लोरोक्विन का एग्जांपल ले लो, क्लोरोक्विन प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स आपको देख लेनी है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या इफेक्ट करते हैं, ये देखना होता है। क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 की चारों की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, आईएनडी फाइलिंग होती है, एनडीए फाइलिंग होती है। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने क्लिनिकल ट्रायल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी हुई है, ठीक है। तो एक टॉपिक का तो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया हुआ, आप चैनल पे से आराम से देख सकते हो फार्माकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें तो फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी है वो हमने डिस्कस कर लिया। देखो एक मेंटर, एक गाइड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, आपके पास मटेरियल तो इतने, नेट पे इतने रिसोर्सेज है, पीपीटी इतने अवेलेबल है, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल आपको अवेलेबल है, बट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इज, आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। हमें लिमिटेड सोर्सेज के साथ मल्टीपल रिवीजन करके, स्मार्ट सिलेबस डिजाइन करके, स्मार्ट स्ट्रेटजी डिजाइन करके सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल बट यू हैव टू स्टिक टू द लिमिटेड सोर्सेज। चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी है। तो फार्माकोलॉजी आपको इस तरीके से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी है। बस ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिंड्रोम्स एक पन्ने पे लिख लेना है, ड्रग इंटरेक्शन एक पेज पे लिख लेना है, एंटीडोट्स एक पेज पे लिख लेना है, वैक्सीन के बारे में पढ़ लेना है, प्रेगनेंसी में कौन सी दवा यूज होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स। इतना अगर आप करते हो तो फार्माकोलॉजी आपकी एनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो चारों मैंने बताया, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस, ये हर कैटेगरी, चाहे एंटी अल्सर पढ़ो, चाहे एंटी एचआईवी पढ़ो, चाहे एंटी माइक्रोबियल पढ़ो, सब में यही चारों तरीका अपना अपनाओगे। उसके अलावा मैंने आप देख रहे हो दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को रखा हुआ है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। चाहे आप डीआई का एग्जाम दो, चाहे फार्मासिस्ट का एग्जाम दो, चाहे जीपट, यहां से क्वेश्चन आता ही है और फिक्स है सेक्शन कि यहीं से आएगा। जैसे एक्ट पूछ देगा, डीएनसी एक्ट हैज केम इन विच ईयर, फार्मेसी एक्ट हैज केम इन ईयर। तो आपको एक काम करना है, सारे एक्ट, कौन से एक्ट किस ईयर में आया है उसकी एक लिस्टिंग कर लेनी है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, पेटेंट एक्ट कब आया, एक्ट एंड ईयर का एक लिस्ट पूरे पेज पे लिख लेना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बुक रिकमेंड आपको हमेशा करता हूं, एनके जैन, ठीक है, एनके जैन, ठीक है। ये बुक आप रिकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके अलावा शेड्यूल्स इसमें डीएनसी एक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें शेड्यूल्स दिया होगा, शेड्यूल्स ए क्या है, शेड्यूल बी क्या है, शेड्यूल सी क्या है। तो शेड्यूल के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप डीआई का एग्जाम देने जा रहे हो तो शेड्यूल सी क्या है। जब शेड्यूल सी यहां जानोगे जूरिस्प्रूडेंस में, तभी तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लगा पाओगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में पूरी हाउ टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर में सब बता रखा है, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। फॉर्म्स, रिटेल के लिए कौन सा फॉर्म होता है, जब हम किसी नार्कोटिक सब्सटेंस का स्टोरेज करना चाहते हैं तब कौन सा फॉर्म लगता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी हुई है, कुछ काउंसिल, जैसे फार्मेसी काउंसिल, तो उसमें कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर, कितने एक्स ऑफिसियो है, एक्स ऑफिसियो में कौन कौन है, ठीक है, टोटल कितने मेंबर्स हैं, ये सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इतना ही आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना है। सारे एक्ट, उन एक्ट का नाम, शेड्यूल्स, फॉर्म्स, कमिटीज या काउंसिल, उनके मेंबर्स, इतना ही आपको पढ़ना है। और आपको बता दो खुशखबरी की बात कि मैं शेड्यूल्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, एक्ट एंड ईयर्स पहली वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है। जो जूरिस्प्रूडेंस आप प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें पहली वीडियो में है। तो फॉर्म्स, कमेटी, धीरे धीरे क्या कर रहा हूं मैं कि वो पूरा मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि अब डीआई के लिए भी काम में आ जाए, और जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीटी को, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज को, उनके लिए भी काम आ जाए, ठीक है। चलिए, उसके अलावा जो तीसरे नंबर पर मैंने रखा हुआ फार्मास्यूटिक्स, जो कि मेरा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स के लिए ही मैं इतना नाइपर के लिए परेशान हुआ। फार्मास्यूटिक्स मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था,
ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। पूरा फार्मास्यूटिक्स आप देखोगे तो जनरल फार्मेसी है, फिर उसके बाद फिजिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, बायोफार्मास्यूटिक्स है, एनडीडीएस है, ये सब सारी चीजें इतनी नहीं पढ़नी, आप पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के। तो स्मार्ट सिलेबस इसीलिए मैंने डिजाइन किया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये सिलेबस पढ़ना है चुपचाप, ठीक है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक, ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी पढ़ते हो और उसके अलावा एनडीडीएस में भी पढ़ते हो। फिर एनडीडीएस एक सब्जेक्ट है आपका पूरा 7 सेमेस्टर में, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे कि लाइपोसोम्स क्या होते हैं, नियोसोम्स क्या होते हैं, रेसिल्ड्रिथोसाइट्स क्या होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो आपको बता दूं कि ये पूरा एनडीडीएस का टॉपिक मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूं, वहां पे मैं पूरा कवर कर रहा हूं, और जो टॉपिक आता है उसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा जनरल फार्मेसी में आप जाओगे तो टैबलेट के बारे में, अब टैबलेट में क्या पढ़ना है, टैबलेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, कौन कौन से टैबलेट बाइलेयर्ड कौन सी होती है, टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं। उसके बाद इसमें इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कितने पे किया जाता है, डिसोल्यूशन टेस्ट कब किया जाता है, ठीक है, हार्डनेस टेस्टिंग किससे की जाती है, ये सारी चीजें, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। उसके अलावा इसकी कोटिंग, शुगर कोटिंग क्या होती है, फिल्म कोटिंग क्या होती है, कोटिंग में कौन से एजेंट यूज होते हैं। उसके बाद टैबलेट्स के डिफेक्ट, तो कुछ प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स होते हैं बनाते वक्त, कुछ आपके कोटिंग के डिफेक्ट्स होते हैं, कोटिंग वाले डिफेक्ट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो टैबलेट में इतना पढ़ना है। लियोन लैकमैन बुक्स आप पढ़ सकते हो, किससे, लियोन लैकमैन, बहुत अच्छे से टैबलेट्स उसमें दिया हुआ है, इस किताब से आप पढ़ सकते हो। कैप्सूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि कैप्सूल्स के क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा जनरल फार्मेसी में सस्पेंशन और इमल्सन, सस्पेंशन इमल्सन की वीडियो बहुत ही जल्दी मैं बनाने वाला हूं, ताकि आपका ये सस्पेंशन इमल्सन कवर हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपको कोचिंग की कोई जरूरत ना पड़े, जो मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपने टाइम पे सब स्ट्रगल करते हैं। व्हेन आई वाज एट माय टाइम आई हैव जस्ट स्ट्रगल फॉर दीज थिंग्स। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं वो सीखें, मेरा जो एक्सपीरियंस उस चीज को सीखें, और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में आप क्रीम्स पढ़ोगे। क्रीम्स क्या पढ़ोगे, वार्निशिंग क्रीम क्या होती है, कोल्ड क्रीम क्या होती है, वार्निशिंग क्रीम में मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कोल्ड क्रीम्स में क्या होता है, वार्निशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर होती है, वाटर इन ऑयल होती है, कोल्ड क्रीम ऑयल इन वाटर होती है, वाटर इन ऑयल होती है, ये इतनी चीजें पढ़नी है। डेपिलेटरी, जो हेयर रिमूवर्स होते हैं उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, डेपिलेटरी में मेन कंपोनेंट्स कौन होता है, ठीक है। थायोग्लाइकोलाइड्स आप यूज करते हो ना, थायो कंपाउंड्स आप यूज करते हो। डेंटिफ्राइसेज, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, तो उसमें एब्रेसिव्स क्या यूज होता है, उसमें सूदिंग इफेक्ट के तौर पे क्या यूज होता है। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश में जो प्लास्टिसाइजर है वो क्या होता है, कलरिंग एजेंट कौन सा ऐड करते हैं, नेल पॉलिश को रिमूव कैसे करते हैं, देखते हो ना एसीटोन लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सूटिक्स में इतनी पढ़नी है। अब देखो सूटिक्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सिलेबस आपको डीआई में सिलेक्शन दिलाएगा। ये सिलेबस मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में बनाया है, काफी पिछले साल के पेपर को इवेल्युएट किया है, कई एग्जाम्स को देखा है मैंने, सारी चीजें करने के बाद ये डिजाइन किया, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको छोड़ नहीं सकते, हल्के मत लो। थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता होगा कि सारी चीज रटनी है, लेकिन ये फार्माकोग्नोसी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ फ्लक्चुएट नहीं, कोई आंसर क्वेश्चन आप चेंज नहीं कर सकते हो, ट्विस्ट नहीं कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, फिक्स है। जैसे केमिकल क्लास है, केमिकल क्लास में देखना है कि कौन इंडोल एल्कोलाइड है, कौन इमिडाजोल किस में रिंग है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके अलावा क्लासेस आपको पढ़नी है, किस क्लास का है, मतलब ये एल्कोलाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, टैनिन्स है, रेजिन्स है, वोलेटाइल ऑयल्स है, क्या है ये, ठीक है। उसके अलावा सिनोनिम्स पढ़ना होता है, कि जैसे डिजिटैलिस है तो डिजिटैलिस का अदर नाम क्या बोलते हैं, उसको फॉक्ट लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे फिर उसके अलावा केमिकल टेस्ट, एल्कोलाइड्स के केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, टैनिन्स के टेस्ट क्या होते हैं, कैटाइचो टेस्ट किस में आता है, टैनिन्स के टेस्ट में आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट या ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट किस में आता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ केमिकल टेस्ट। तो केमिकल क्लास, किस क्लास के एल्कोलॉइड है, ग्लाइकोसाइड्स है, टैनिन्स है, रेजिन्स है, ये सारी क्लास आपको पढ़नी है, ठीक। सिनोनिम्स 1-1.5 पन्ने पर लिख लेना है। और हाँ, आपको बता दूं कि ये सारी चीजों के नोट्स मैं जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी इनोवेटर्स अड्डा के नाम से पेज मैंने बनाया हुआ, उसको भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, इंस्टाग्राम पे मैं क्या करूंगा, इन सब सारी चीजों के नोट्स इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगा आपसे। उसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा पीडीएफ इन सबकी, ठीक है। केमिकल टेस्ट। उसके अलावा ड्रग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछे जाते हैं कि किस ड्रग में कौन सा ट्राइकोम पाया जाता है, किस ड्रग में कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेस्टल है या नहीं है, एब्सेंट, स्टोमेटा कौन सा है, सनकेन स्टोमेटा है, कौन सा है, एनाइसोसिटिक है, कौन सा स्टोमेटा है,
बार्क है कि लीप्स है, ये सारी चीजें। तो कितनी आसान है कोग्नोसी, आप इतना पढ़ते हो सेमेस्टर में परेशान हो जाते हो। केमिकल क्लास उसका सिनोनिम्स एक 1.5 पन्ने पे, केमिकल टेस्ट आप लिख लो, कैलकुलाइट्स के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसमें कौन कौन से रेजेंट होता है, क्या कलर आता है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा ट्राइकोम्स कौन से होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, स्टोमेटा, ये सारी चीजें मैं आपको, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इन सब के नोट्स मैं शेयर कर दूंगा इंस्टा पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी, आप परेशान मत होइए बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा जो 5वां, ये जो नंबरिंग मैंने दे रखी है ना, ये इनके वेटेज के आधार पर कि कौन सा सबसे ज्यादा पूछा जाता है ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में, ठीक है। चलो अब ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप देखते हो कि 3 टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ध्यान दोगे तो 3 टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, एक टाइट्रेशन, एक क्रोमेटोग्राफी, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइट्रेशन में आपका पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कौन सा रिएजेंट उसमें यूज हो रहा है, कहां पे कौन सी करंट हो रही है उसमें, एक्वस नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एक्वस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो, नॉन एक्वस में कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर, तो इंडिकेटर ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो आप, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट जैसे HPLC, TLC, पेपर, इन सब में डिटेक्टर्स बहुत पूछा जाता है कि HPLC में PD डिटेक्टर यूज होता है कि UV विजुअल डिटेक्टर होता है, वो सारी चीजें। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपसे पूछा जाता है, NMR, इंफ्रारेड, मास, UV विजुअल, तो इन सब में भी डिटेक्टर ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डिटेक्टर ज्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जैसे डाइजोटाइजेशन आप पढ़ते हो, तो डाइजोटाइजेशन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, एरो के ऊपर जो कौन सा रिएजेंट आप लिख के बनाते हो, ठीक है। डिटेक्टिंग एजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक पेज पे इसको एक लिस्ट में बना लेना, डिटेक्टिंग एजेंट, यानी कि जब हम एमिनो एसिड्स का डिटेक्शन करते हैं तो नीन हाइड्रिन यूज करते हैं, अगर हमें एल्कोलाइड्स करना हो तब कौन सा डिटेक्टिंग एजेंट हम यूज करेंगे, तो एक पेज पे मैं आपको शेयर करूंगा, मेरे पास इसके नोट्स हैं, आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। डिटेक्टिंग एजेंट, इतने में आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस खत्म हो गई, आपको परेशान होना ही नहीं है, बहुत आराम से पढ़ना है। आपको क्या लगता है ये सिलेबस आराम से आप इसलिए 2-3 महीने में पढ़ के खत्म कर सकते हो, आराम से। 3 महीने तो मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर आप डेडिकेटेड फुल फ्लैश स्टडी करोगे 2 महीने में खत्म कर दोगे इसको, ठीक है। यही तो कहते हैं टीचर का रोल है, कोई भी यूट्यूब और कोई भी वो ऑनलाइन टीचिंग जो है टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, गाइडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये गाइडेंस ही बहुत जरूरी है, अगर प्रॉपर गाइडेंस आपको कोई दे, आज इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से आप क्लियर हो जाओगे कि DI मुझे कैसे करना है, क्या डायरेक्शन, व्हाट शुड बी द करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी छठा बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब इसमें भी देखो पूरी माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़नी है जो आप पूरे पढ़ते हो सेकंड ईयर में, ठीक है, वो नहीं पढ़नी आपको, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। स्टरलाइजेशन टेक्निक पढ़नी है आपको कि ऑटोक्लेविंग कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे की जाती है, हॉट एयर ओवन जो हो कितने पे काम करता है, ठीक है, फ्लेमिंग कितने पे की जाती है, रेडिएशन कितना रेडिएशन होता है, 2357 एंगस्ट्रॉम होता है या फिर माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर क्या होता है, वो वेवलेंथ आपको याद रखनी है। उसके अलावा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, यानी कि ऑटोक्लेविंग के लिए जब आप करते हो तो इंडिकेटर को किससे आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इंडिकेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जेल नेल्सन स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये सारी स्टेनिंग टेक्निक्स, उसमें कौन सी डाइज आप यूज कर रहे हो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक पेज पे लिख लेना इसको बड़े आराम से, मैं इसकी भी सब कुछ शेयर करूंगा। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कौन सा टेस्ट किस में पूछा है, जैसे विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए आप यूज कर रहे हो, एमपी टेस्ट मलेरिया के लिए यूज कर रहे हो, तो कौन सा टेस्ट किस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी स्ट्रेटजी, यही स्मार्ट सिलेबस है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोटेक में आपसे थोड़ा सा पूछ लेता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है, पीसीआर टेक्निक क्या होती है, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत बायोटेक में, तो बायोटेक्नोलॉजी भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तो ये पूरा ओवरऑल आपका सिलेबस है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। मैं एक ओवरऑल सिलेबस बता रहा हूं, ये जनरली कई सारे मैंने देखा है, चाहे वो यूपीएससी के थ्रू हो, चाहे वो राजस्थान का डीसीओ हो, चाहे वो डीआई इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डीआई, सब में ज्यादातर यही सिलेबस पूछा जाता है और यही स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है, ठीक है। अब आपका सवाल आएगा कि सर ये जो डीआई एग्जाम है इसकी भर्ती कैसे होती है, कौन एग्जाम कराता है, हालांकि इस प्रश्न का जवाब मुझे पहले दे देना चाहिए था, तो आपको बता दूं कि यूपीएससी वही जो आईएएस का एग्जाम लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यानी किसी एग्जाम को कराने के लिए कोई बॉडी तो होनी चाहिए ना, कोई संस्था तो होगी ना, तो वो कौन सी संस्था है, यूपीएससी। तो यूपीएससी के थ्रू भी डीआई की वैकेंसी निकलती है, ठीक। उसके अलावा स्टेट पीएससी, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको बोलेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या फिर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी,
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी, इस तरीके के ये होते हैं, ये डीआई की वैकेंसीज निकालते हैं जब स्टेट की आती है। तो यानी कि डीआई की वैकेंसी स्टेट की भी होती है, सेंट्रल की भी वैकेंसी होती है। उसके अलावा एसएससी भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी भी डीआई की वैकेंसी निकालता है। जैसे बहुत पहले एसएससी के केआर की वैकेंसी आई हुई थी जो मेरिट बेसिस पे थी। उसके अलावा ये सीडीएसयू एक संस्था है, जैसे एफडीए है अमेरिका में, वैसे इंडिया में सीडीएसयू है। ये क्या करती है, दवाओं को अप्रूवल करना, दवाओं को बैन करना, सरकार को सलाह मशवरा देना कि कौन सी दवा बैन हो सकती है, क्लिनिकल ट्रायल कैसे किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसको गाइड करना, ठीक है, आईसीएमआर के साथ, वो सारी चीजें वो ये सीडीएसयू का काम होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और सीडीएसयू का मुखिया कौन होता है, डीसीजीआई। कौन वहां पे मेन मालिक होता है, और डीसीजीआई कैसे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री किसके हेल्प की वजह से काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, जो आईएएस ऑफिसर्स है, पीसीएस ऑफिसर्स है। तो उसी तरीके से जो डीसीजीआई बैठे हुए हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई किसकी मदद से काम करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे भी ये 4 संस्था है जहां पे डीआई की रिक्वायरमेंट होती है, जो डीआई का रिक्रूटमेंट करती हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट सिलेबस है। चलिए मैं ये थोड़ा सा लिखा हुआ मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इसको मिटा देता हूं मैं। ये देखो मैंने लिखा हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट चीज, उसको मैंने डिलीट कर दिया, फिर से लिख देता हूं। स्मार्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक डीआई एग्जाम। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब हमने सिलेबस तो पढ़ लिया, सब कुछ पूरा कर लिया, हमें पता भी चल गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। तो सबसे पहले फॉर्म निकलता तो यही तो चेक करते हो आप कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। आप एलिजिबल हो गए, फिर उसके बाद देखते हो कि किसकी पोस्ट आई हुई है, या अभी देखते हो कहाँ से निकली हुई है। ये सबसे पहले इसी को आप देख लेते हो कहाँ से निकली, यूपीएससी के थ्रू निकली, पीएससी, एसएससी। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर डीआई की वैकेंसी निकालेगी, ये सब निकालेंगे लोग, ठीक। और पता कैसे लगेगा, इंटरनेट सबको पता लगेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत कुछ सीखेंगे डीआई के लिए, ठीक है। क्या क्या पावर्स होती है डीआई की, क्या क्या जिम्मेदारी होती है डीआई की, वो सब मैंने बता रखा है कि आप डीआई बनने के बाद एग्जैक्टली में क्या करने वाले हो, सब बता रखा है उस वीडियो में मैंने, ठीक है। चलिए ये पूरा सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस, आपको स्मार्ट सिलेबस इन द सेंस मतलब ये तो मिनिमम सिलेबस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मींस ये इतना सिलेबस में इतना पोटेंशियल है कि आपका सिलेक्शन आराम से करवा सकता है ये। लेकिन अगर थोड़ा सा और अपने लेवल पर आप एफर्ट करते हो तो आपकी रैंक बेहतरीन आती है, बहुत अच्छी रैंक आती है, ठीक है। तो आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर आराम से आ जाते हो, ठीक है। अब स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है भाई, अलग से क्या हो जाती है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है, कोई भी एग्जाम जैसे आ गई वैकेंसी, सारी चीजें हमने देख ली, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये लोग एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं, ठीक है, कि कहां पे वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट है, ये सब एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं। उसके अलावा फिर हमें क्या स्मार्ट टेक्निक फॉलो करनी होती है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस देखना जरूरी होता है कि सिलेबस क्या है उसका। सिलेबस जब आप किसी एग्जाम का देते हो, डीआई एग्जाम का देखोगे तो वही जो बी फार्मा आपने पढ़ रखा है वही सारा सिलेबस है। तो जब आप सिलेबस देखते हो तो उससे आपकी हैसियत पता लगती है, हैसियत वर्ड को गलत मत लीजिएगा, पता लगता है कि वेदर यू कैन क्रैक द एग्जाम और नॉट। यहां से आवाज आती है, दिल से आवाज आती है कि आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम और नॉट, दिस इज द फीलिंग यू गेट। सिलेबस आप देखते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे इस एग्जाम के लिए जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। यहां से आपने देख लिया, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं, किसके, जहां जहां पे भी ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम हुआ, चाहे राजस्थान में हुआ है, चाहे छत्तीसगढ़ में हुआ है, चाहे एसएससी का हुआ है, चाहे यूपीएससी का हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर, चाहे आंध्र प्रदेश का हुआ, चाहे तमिलनाडु का, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो। तो पिछले साल के जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, आप ये करोगे सर आप फार्माकोलॉजी में ये कैसे डिसाइड कर दिया कि यही टॉपिक खाली पढ़ना है, इसमें ये कैसे डिसाइड कर दिया। यही तो कह रहा हूं भाई कि ये एक्सपीरियंस है, ये पूरा सिलेबस अपने एक्सपीरियंस पर मैंने बनाया हुआ है, और मैं 100% श्योर हूं कि ये बहुत ही स्मार्ट सिलेबस बहुत काम करेगा आपको बेहतरीन तरीके से। तो पिछले साल के जब क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो आपको टॉपिक पता लगता है। ये जो वेटेज मैंने फार्माकोलॉजी सबसे ऊपर रखा है, ये वेटेज कैसे, मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है और डिफरेंट डीआई के इन सब के पेपर्स मैंने एनालिसिस किए। तो इस निष्कर्ष पर मैंने निकला कि फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो ये पूरा मैं अरेंज कर पाया, और उस टॉपिक में कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है। अब जैसे मैंने आपको टैबलेट्स में बताया कि टैबलेट्स में कोटिंग पूछा जाता है, ये कैसे पता लगा, जब मैंने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा कि अब उस टॉपिक में क्या क्या पूछा जा रहा है, डेप्थ क्या है। तो
तो वो आपको यहाँ से पता लगेगी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। सिलेबस पहले 1-2 दिन लगाओ, सिलेबस देखो, ध्यान से पढ़ो उसको, सिलेबस पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या हमें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, अब आपका मेन मुद्दा आता है स्टडी, स्मार्ट स्टडी बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। देखो हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क तो करना ही है आपको, बट हार्डवर्क का ये मतलब नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो, पीएचडी नहीं करना। यू नीड अ सिलेक्शन, नॉट पीएचडी, ठीक है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी, और स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे करनी है, स्मार्ट सिलेबस की हेल्प की वजह से। सीधे एक सब्जेक्ट को उठाना है, इस क्राइटेरिया पूरा कोलॉजी पढ़ डालना है, और इसमें ये टॉपिक पढ़ डालना है, इसमें ये टॉपिक पढ़ डालना है। ऐसे से करोगे 2-3 महीने में सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो, ठीक है। चलो, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी आपने यहां से कर ली, और उसके लिए पूरा मैंने आपको डिजाइन एक सिलेबस कर दिया, हुआ आपके लिए पूरा आसान कर दिया मैंने चीजें। अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपने टॉपिक पढ़ा, क्या जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया क्लिनिकल ट्रायल, मैं एक सपोज कर रहा हूं। अब क्लिनिकल ट्रायल पे जो क्वेश्चन पेपर आपके एक क्वेश्चन बैंक आपको अगर मिलता है तो क्वेश्चन बैंक आप ले लो, ठीक है। और उसमें देखो कि क्लिनिकल ट्रायल पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे क्लिनिकल ट्रायल आपने पढ़ा, अब उसके क्वेश्चंस लगाओ आप, तो वो टॉपिक पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका प्रैक्टिस और रिवीजन का हो गया, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। देखो ये जो रिवीजन वर्ड है ना, यही मेन सिलेक्शन कराता है। जो लोग 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से 10 नंबर से रह जाते हैं ना, दे जस्ट लैग बिहाइंड ड्यू टू दिस रिवीजन। इस रिवीजन को बहुत हल्के में आप लेते हो, पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि रिवीजन भी करना है। लास्ट में कंफ्यूजन बहुत होती है, आप सवाल गलत करके आ जाते हो। तो यहीं पे आपको स्ट्रांग कैसे करना है, देखो पढ़ने की टेक्निक। आपने क्लिनिकल ट्रायल पढ़ा, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से आपने उठाया, क्लिनिकल ट्रायल के सारे क्वेश्चन लगा डाले। तो जब यहां से पता लगेगा कि क्लिनिकल ट्रायल पे किस एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज आपको पता लगती है कि किस एंगल से क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो आप यहां से जो क्वेश्चन बैंक में कुछ पूछे गए होंगे वो क्वेश्चन आप यहां अपने टॉपिक में ऐड कर लोगे। तो क्लिनिकल ट्रायल पूरा कंप्लीट हो गया, चाहे वो डीआई में पूछे चाहे कहीं पूछे, आप 100% सवाल कर लोगे। ऐसे कर करके पूरा सिलेबस आपको खत्म कर लेना है, और लास्ट में आपको फिर रिवीजन करना है। सारा सिलेबस खत्म हो गया, अब रिवाइज करना है। रिवीजन करने के लिए आप जो है क्या करना है, आपको पूरी तरीके से रिवीजन करते रहना है, करते रहना है, पढ़ते रहना है। इसको 1-1.5 महीना रिवीजन करिए, खूब बढ़िया से एकदम अच्छे से करिए रिवीजन, ठीक। अब ये रिवीजन का तरीका अलग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ा, फिर 2 दिन बाद रिवाइज कर लेते हैं, 1 हफ्ते बाद रिवाइज कर लेते हैं, फिर 1 महीने बाद रिवाइज कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपका तरीका है, अगर आप सारा सिलेबस खत्म करके रिवाइज करना चाहते हो तो अच्छी बात है, और नहीं सिलेबस खत्म करके करना चाहते हो तो अभी दूसरे तीसरे आप रिवाइज करते रहो, रिविजन करना जरूरी है। उसके अलावा चलो, अब सारी चीज़ें हमने कर ली, पढ़ ली भी, पढ़ाई भी लिया, अब बिल्कुल इतना पढ़ लिया कि बस फटने वाले हैं। अब जाके बस एग्जाम हो और वहाँ जाके बम फोड़ देना, बिल्कुल जाके ये वाली कंडीशन हो गई है। बड़े उतावले हो रहे हो आप कि हाँ बस अब एग्जाम हो जाए सारी चीज़ें। अब उसके बाद सीधे आपने प्रैक्टिस रिवीजन कर लिया, अब सीधे मैदान में उतारिए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एमसीक्यूज, देखो यहां जो क्वेश्चन बैंक थी वहां तो आप एमसीक्यूज लगा ही रहे थे, ठीक है, वहां तो प्रैक्टिस आपकी हो ही रही थी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से पता लगता है कि आप सवाल कितना टाइम लगाते हो, ये सारी चीज आपको पता लगी, कहां पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, गलती कहां कर रहे हो, तो यहां से आपकी वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें। फिर टेस्ट सीरीज जब आप दोगे और उसको टाइम बाउंड देना है, जैसे 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आपको करना है, तो 2 घंटे टाइम बाउंड स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए और 2 घंटे में इसको टाइम लिमिट में टेस्ट सीरीज दीजिए। इससे ये होगा कि जो एग्जाम हॉल में सीधे आप जाके बैटिंग करने लगते हो ना, घबराहट होने लगती है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन वाला माहौल तो आपने रूम में क्रिएट कर रखा है जहां पे आप हो, ठीक है। तो आपको टाइम ऑन प्रैक्टिस करनी है और कम से कम 10-15 टेस्ट तो लगा ही देना। और देखो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देने पे फोकस मत रखा करो, टेस्ट सीरीज दिया करो तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा करो। तो यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ जितने ऑप्शन है सबके आंसर सामने लिख लिया करो, तो उससे क्या होगा, 4-4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो यानी कि टेस्ट सीरीज लगाओ लेकिन साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो। नंबरिंग दिखावा के लिए नहीं कि मैंने 25 टेस्ट दे दिया, 20 टेस्ट दे दिया। और हाँ एक चीज और बता दूं, जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आपका स्कोर कभी कभी कम आता है, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस स्कोर इज नॉट गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन। तो इस स्कोर से घबराना नहीं है, इसको इंप्रूव करना है कि कहाँ कमी रह गई है, डिप्रेस नहीं होना, कहाँ कमी रह गई उसको रेक्टिफाई करना है। इस तरीके से आपने रेक्टिफाई कर लिया टेस्ट सीरीज देके। अब फाइनली आपको मैदान में उतरना, अब वो एग्जाम का दिन आ गया है। 2 घंटे में चाहे 3 घंटे में जो भी डीआई का आपका टाइम हो, वही आपका जिंदगी का डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। एग्जाम डे, एग्जाम आ गया आपको।
अब एग्जाम में बहुत सारी चीजें ध्यान देने वाली बात होती हैं। छोटा सा टिप्स आपसे बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा कि एग्जाम के एक दिन पहले कृपा करके पढ़ना बंद कर दीजिए, दिमाग को रिलैक्स रखिए, खाना हल्का खाइए, पूरी नींद लेके जाइए और एग्जामिनेशन सेंटर पे प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं मत जाके पढ़िए। दिमाग को वहीं थका देंगे तो फिर ये 2 घंटे 3 घंटे जो पेपर है वहां कहां दिमाग चलेगा। दिमाग को शांत रखो। खाली ये एग्जाम आपके ज्ञान का नॉलेज नहीं है, आपके पेशेंस का भी नॉलेज है। हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंस मांगता है ये एग्जाम, आपका समर्पण मांगता है कि आप कितने साहसी हो, डिसीजन पावर आपकी पता लग जाती है। ठीक है, पेशेंस, ये एग्जामिनेशन आपके नॉलेज का टेस्ट तो ले ही रहा है, इसके साथ साथ आपका पेशेंस भी चेक कर रहा है, इसके साथ साथ आपकी डिसीजन पावर। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है आपके सामने पता होता वो ओपन होता, पेपर आउट होता है बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूं प्रीलिम्स एग्जाम पेपर आउट होता है, ऑप्शन लिखा रहता है तो उसके सामने उत्तर लिखे रहते हैं, आपको चूज करना होता है। तो डिसीजन, वही तो आप डिसीजन ले रहे हो कि कौन सा एग्जाम क्या है कैसे है। ठीक है, डिसीजन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए वहां पे, तो वो सारी चीजें आप जो है देख पाते हो। और पेशेंस आपको काम लेना होता है, बहुत संयम से जाइए और छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए, जैसे खाना हल्का खाइए, कपड़े उपड़े अपना जो डिसाइड कर लो शाम को ही, कल एग्जाम देने निकलना है तो कल एग्जाम देने जाना है, अगर सेंटर दूर है तो एक दिन पहले चले जाओ। छोटी छोटी चीजें, एग्जाम में कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। पूरी आपने साल भर मेहनत की है, इतना सब कुछ लगाया है, मैं चाहता हूं कि कोई भी छोटी से छोटी चीज से चूक ना हो। एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपी ले लीजिए आप, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी ध्यान देना, सेंटर से पहले एक दिन पहुंच जाना ताकि आप सेंटर के आसपास हो, सब सारी चीजें पता हो आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, खाना बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं खा लेने का, पता लगा कि बिल्कुल तेल वाली चीजें खा ली और जाके वहां सब अल्टी पल्टी कर दिया, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल हल्का खाना खा के जाना है, नाश्ता करके जाना है, ठीक है। और एग्जाम बढ़िया से शांति से, अगर एग्जाम देखो, अब एग्जाम में भी बहुत सारी साइकोलॉजी होती है कि पहले पेपर हो सकता है पूरा क्वेश्चन आपको आ ही ना रहा हो कुछ, यू आर टोटली ब्लैंक, घबराना नहीं, अपने आप को संयम बना के रखना है। एग्जाम में हो सकता है दूसरे पेपर पे, और पूरा छोड़ना नहीं है, टोटल अटेम्प्ट करके आना है। और निगेटिव मार्किंग है तो ध्यान देना है कि निगेटिव मार्किंग में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। चलो आपको बता देता हूं थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड। ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में की है, सीखी है, जो भी एग्जाम क्रैक किया मैंने, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया, यहां पे लिखा हुआ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये तब एलिमिनेशन टेक्निक लगाई जाती है जब निगेटिव मार्किंग होती है, उससे क्वेश्चन हमें स्कोर बढ़ाने के लिए। अब जैसे आपको पता है कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये नहीं है, इन्हीं दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है, यानी कि 50% हो गया। अब चांसेज है या तो आप लगाओगे तो 50% सही होने के चांसेज है, 50% गलत है, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाया आपने सी, तो चांसेस तो आपको बढ़ गए ना। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो, मतलब जो नहीं आ रहा उसको अलग कर दो, जो आ रहा है उसमें लगा दो, ठीक है। दिस इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक अ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। कौन सी संस्था डीआई एग्जाम कराती हैं, दिस इज द स्मार्ट सिलेबस। आई हैव टोटली बिलीव, आप कह सकते हो 100% मुझे विश्वास है कि ये सिलेबस आपको काम करेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो वीडियोस आपको देख लेनी है, और जितने भी टॉपिक्स बनाए हैं इन सारे टॉपिक्स के मैं आपको वीडियोस बना रहा हूं धीरे धीरे। कुछ महीने या कुछ समय बाद देखना आपके पास सारा सिलेबस होगा, जीपैट नाइपर का भी होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम का होगा। हाँ एक चीज, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं उसको जीपैट, नाइपर, डीआई, यूनिवर्सिटी एग्जाम, हर चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता हूं, सब अलग अलग चीजें नहीं पढ़ाता हूं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को बेनिफिट हो। सारे बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सारे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, जो फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है वो यहां से सीख सके। और ये चैनल आपको सिस्टमैटिक वे में सिखा रहा है, उड़ा उड़ा के कोई चीज नहीं पढ़ा रही है, सिस्टमैटिक वे में आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है। क्योंकि नाम इस चैनल का है इनोवेटर्स अड्डा। आप कहोगे बड़ा अजीब सा नाम, जी नहीं, अजीब सा नाम नहीं, मैंने कुछ सोच के इसको रखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर बच्चा अपने आप में एक इनोवेटर है, उसके अंदर एक इनोवेशन टेक्निक है, उसके अंदर एक इनोवेटिवनेस है, वो खोजने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, बस उसे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत चाहिए, और वो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम, आई कैन अश्योर यू। चलिए, इसी बात के साथ मैं अपना लेक्चर फिनिश करूंगा, ठीक है। नमस्कार।